आज इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे डील करेंगे और इनिशियल फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाया जाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आज की क्लास में हमारे पास जो रहेगा, आगे बढ़ने से पहले ये सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी अलग-अलग करते हैं। मेनली 3 एक्टिविटी कौन-कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी मेनली हम अलग-अलग करते हैं। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे हमारे जब कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना करता, और बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो उसको आप अक्रूवल बेसिस से बनाते हो। आपको याद होगा, अक्रूवल बेसिस से बनाते हो। अक्रूवल बेसिस का मतलब ऑल द ट्रांजेक्शन विच रिलेटेड टू करंट ईयर, सभी ट्रांजेक्शन जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे हमने पे की हैं या नहीं पे की हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को इसी साल लिखा आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, बेसिस अक्रूवल बेसिस पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जब हम अक्रूवल बेसिस की बात कर रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक दूसरे में क्या रिलेशन है? देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है और जो हमारे पास अक्रूवल बेसिस है उसमें हम कैश और नॉन कैश दोनों ही नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे में हमारे पास हम क्या करें कि हमारे पास जो नॉर्मली हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम कैश आइटम को कैसे अलग करें और ऑपरेटिंग आइटम को कैसे अलग करें। देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद दिलाता हूं। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे थे, याद होगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ में बना रहा हूं। देखिए, जब हम बात करते थे, हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मान लीजिए ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर नेट सेल्स, उसके बाद सभी के सभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सभी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट नेचर के सभी एक्सपेंसेस, और उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो ग्रोस प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर इस तरफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया है, क्लोजिंग स्टॉक इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट बचेगा। ग्रोस प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ब्रोट डाउन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रोस प्रॉफिट को मैं पहले वाला फॉर्मेट कर रहा हूँ, ग्रोस प्रॉफिट को आपने ब्रोट डाउन किया। उसके बाद आप सारे के सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ लिखते हैं, और तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो बचता है ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर जो भी आइटम आएगी वो ऐड हो रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो जो बचता है हमारे पास वो नेट प्रॉफिट बचता है। यानी नेट प्रॉफिट में क्या है, जब हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में सभी प्रकार के खर्चे और सभी प्रकार की इनकम है, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर की थी, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की थी, चाहे वो फाइनेंसिंग नेचर की थी, चाहे इन्वेस्टिंग नेचर की थी, सभी प्रकार की इनकम को और सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को हमने नेट प्रॉफिट में ऐड और लेस कर रखा है। इसलिए हम यहाँ जरूरत है क्या करने की, हमने जो नेट प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा प्योर करने की जरूरत है। उसमें से जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने की जरूरत है। मींस उसमें से जो हमने नॉन प्रॉफिट, जो नॉन ऑपरेटिंग
इनकम थी ऐड कर रखी है उसको हम लेस करेंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने यहाँ लेस कर रखे हैं हम उनको ऐड करेंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था। हाँ जी, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ये, यहाँ पर पहुँचना है। जब हमें यहाँ पर पहुँचना है तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में जो हमने ऐड किया हुआ है उसको हमने लेस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे, और जो हमने लेस किया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुँच जाएंगे। इन ऑपरेटिंग नेचर के खर्चों में हम कौन कौन से, सॉरी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे कौन कौन से हैं। नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जब हम खर्चों की बात कर रहे हैं वो सभी खर्चे जो बिजनेस से जुड़े हुए नहीं हैं, या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं या फिर वो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जैसे प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे किया हो, ये सारे खर्चे हमारे पास किस नेचर के होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव नेचर के होंगे। मींस या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा सभी खर्चों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें मेनली क्या क्या आ जाता है, रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और क्या आ जाता है, हम देखिए रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस क्यों है, रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस एक्चुअली है तो ऑपरेटिंग नेचर के ही, बट ये नॉन कैश नेचर के हैं, ठीक है। जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहां पर हम दोबारा से ऐड करेंगे तब हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा वो भी किस बेस पर होगा, अक्रूवल बेसिस पर होगा। तो क्योंकि बिजनेस हमारे पास कैश और क्रेडिट दोनों ही टाइप से होता है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं यहाँ पर जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं वो चाहे कैश नेचर के थे चाहे वो अक्रूवल नेचर के थे, हमने सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो किस नेचर का आएगा, ऑपरेटिंग नेचर प्रॉफिट जो आएगा वो अक्रूवल बेसिस पे आएगा, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे थे जो हमने पे किए थे, कुछ नहीं किए थे, बट क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड थे तो हमने इस साल के खर्चों में यहाँ पर लिखे हैं। इसी तरह हमारे पास, अब याद रखिएगा एक छोटी सी बात, जो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट के बाद हमारे पास जो कमीशन होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो सारे खर्च जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के थे जो हमने यहाँ पर क्या किया था, लेस कर रखे हैं, उनको हम ऐड करेंगे। कौन कौन से, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश नेचर के। वो कौन कौन से खर्चे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश नेचर के हैं, सारे के सारे, जैसे हमारे पास हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हम क्या कर देते हैं, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, वैसे डिविडेंड हमारा खर्चा नहीं होता, प्रॉफिट का पार्ट होता है, इंटरेस्ट पेड लगा लीजिए, ठीक है, ये सारे खर्चे। और किस नेचर के हैं हमारे पास, इन्वेस्टिंग नेचर के, इन्वेस्टिंग नेचर के। इन्वेस्टिंग नेचर में क्या आ जाता है, सेल, यानी जो हमारे पास लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन पर होने वाला लॉस, या फिर ये तो हो गए दोनों। अब इसके बाद हमने नॉन कैश नेचर के भी, नॉन कैश में कौन कौन सी आ जाती हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाता है। और क्या आ जाता है, देखिए काफी बार हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, और जैसे डिस्काउंट हमने दिया इशू, जब हमने डिवेंचर इशू किए या प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो हमने वहाँ पर डिस्काउंट दिया, प्रेफरेंस शेयर पर नहीं, सॉरी डिवेंचर पर, डिवेंचर जब इशू किए तो हमने वहाँ पर डिस्काउंट दिया, हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, साल को राइट ऑफ करते हैं, तो वो भी हमारे रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं नॉन कैश नेचर के, डेप्रिसिएशन जैसी एक अमाउंट और है, मोटलाइजेशन, जो हमारे पास रिटर्न ऑफ होता है वो एक्सपेंसेस का होता है, और अमोर्टलाइजेशन होता है वो इंटेंजिबल नेचर की जो एसेट्स होती हैं उनका होता है, जैसे गुडविल, जैसे कॉपीराइट, जैसे ट्रेडमार्क। और जो डेप्रिसिएशन होता है हमारी फिक्स एसेट पर होता है, फिक्स एसेट वो भी किस नेचर की, टेंजिबल नेचर की।
टेंजिबल नेचर की जो हमारी फिक्स एसेट हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये किस नेचर के हैं? ये नॉन कैश नेचर के हैं। इनको भी हम यहाँ क्या कर देंगे? इनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। अब लेस होने वाले क्या खर्चे? बिजनेस के अलावा, यानी बिजनेस में सेल और कमीशन के अलावा अगर कोई भी इनकम है तो उसको हम ऐड करेंगे, सॉरी लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्योंकि हमने ऐड कर रखा है यहां पर लेस कर देंगे। जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, किस नेचर का है डिविडेंड रिसीव्ड? इन्वेस्टिंग नेचर का है। जैसे रेंट रिसीव्ड, जैसे हमारे पास हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। ये सारे खर्चे, सारी इनकम, सॉरी ये सारी इनकम जो है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेचर की है। इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे? इसको यहाँ पर लेस कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट में इनको ऐड किया हुआ है। आई होप ये समझ आया होगा। इस तरह से हम वापिस से पहुंच सकते हैं। कहां पर पहुंच सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच सकते हैं, वो भी किस नेचर में? अक्रूवल बेसिस। यानी इसके अंदर अभी भी एक प्रॉब्लम क्या है? हमने जो नॉन कैश नेचर की क्रेडिट आइटम्स को एडजस्ट नहीं किया है। तो देखिए हम क्रेडिट आइटम को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखिए क्रेडिट आइटम को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। हमारे पास सभी एक्टिविटी जो हैं, इन सभी एक्टिविटी में जब हम करते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है हमारे पास वो होती है ए एक्टिविटी, जो हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले नेट प्रॉफिट। मैं बेटा पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को यहाँ पर अभी नहीं डिस्कशन करूँगा। तो हम क्वेश्चंस जो हैं मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे राइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि मैं बाद में इसके बारे में डिस्कशन कर पाऊँ। ठीक है, आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा हूँ, बड़े ही आराम से हम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहाँ दिया गया होगा? अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है तो लास्ट में हमारे पास बैलेंस शीट में 2 सालों का प्रॉफिट दिया गया होगा। अगर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आखिरी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होती है उसमें हम नेट प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पर आप क्या ले लेंगे? या तो प्रॉफिट ले लेंगे या लॉस ले लेंगे। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो द बेस्ट, अगर नहीं दिया गया है तो अब यहाँ पर हम एक नोट नंबर बनाएंगे और वो कैसे बनाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली आइटम हम ये ले लेते हैं, क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है? जो नॉन कैश नेचर की है एंड जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, या फिर नेचर की बजाय मैं आइटम्स लिख देता हूं यहां पर। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की आइटम्स जो हैं हमने यहां पर उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे कौन कौन सी आइटम्स को? नॉन ऑपरेटिंग हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे और नॉन कैश नेचर के, जिसमें सबसे पहला खर्चा है हमारे पास डेप्रिसिएशन। ये गिनती के ही खर्चे हैं। दूसरा है हमारे पास डेप्रिसिएशन के बाद रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस। कुछ खर्चों को आप राइट ऑफ करते हो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया जा सकता है हमारे पास जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हो एटसेट्रा। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारे पास होता है अमोर्टलाइजेशन एक्सपेंस, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ गुडविल जो है हमारे पास अमोर्टलाइजेशन। काफ़ी बार एक क्वेश्चन आइटम और आती है, जैसे हमारे पास है जी आइटम का नाम है रीजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं हम काफ़ी बार, क्योंकि ये भी किस नेचर का है? हमारे पास नॉन कैश नेचर का है। हम प्रोविज़न बनाते हैं, हमारे पास कुछ प्रोविज़न है डाउटफुल डेट्स का, बैड डेट हुआ नहीं है,
ठीक है? तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, नॉन कैश नेचर की है, हम उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो किससे रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है, गुडविल राइट को और एटसेट्रा जो भी इंटेंजिबल नेचर की आइटम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अगर फाइनेंशियल नेचर का कोई खर्चा है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को, और कोई हमारे पास लॉस हुआ है सेल ऑफ एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, इनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सभी आइटम को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में हमने एक अब क्या करना है, लेस करना है। क्या क्या लेस करना होगा, हमने उसमें लेस करना होगा हमारे पास जो भी होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, वो सभी इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और इसके अलावा हो सकता है रेंट रिसीव्ड, और जिसे अगर कोई प्रॉफिट हो जाए हमारी एसेट को सेल करने में, वो भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्ट, ये सारी आइटम। तो जो वैल्यू आएगी हमने यहाँ पर इसको लेस कर दिया, याद रखिएगा अगर हम इसको छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब हमने इसको लेस किया है। जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, बट कैश नहीं होगा, नेट कैश फ्लो नहीं होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमने की थी उसको ऐड और लेस करने के बाद जो हमारे पास बचा है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, वो भी किस नेचर का है, एक्रूअल नेचर का है, उसमें नॉन कैश आइटम भी अभी तक शामिल हैं। तो हमारे पास ये क्या है, हमें उसमें एडजस्ट करनी है क्या, वर्किंग कैपिटल। जो ये हमारे पास ये जो मैं रेड में लिख रहा हूं, ये जो बैलेंस हमारे पास आया है ये क्या है, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट किससे पहले, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले हमने यहाँ क्या निकाल लिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम थोड़ा सा करते हैं एक बार, देखिए इसको आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए क्या है, आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल के बारे में, अगर आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं, हो सकता है मैंने पहले भी बताया होगा, मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है तो इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। आपने जो टोटल कैपिटल, मान लीजिए आपने 10 लाख, मान लीजिए आपने टोटल कैपिटल 10 लाख इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उस 10 लाख को आप किस तरह से बिजनेस में खर्च करेंगे, क्या सारे के सारे का आप फिक्स एसेट खरीद लेंगे, या फिर सारे ही से आप मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हम उसमें से कुछ पैसा, मान लीजिए आपने 7 लाख, मान लीजिए कुछ पैसा आप क्या करते हैं, उसको कैपिटल एसेट्स यानी फिक्स एसेट को खरीदने में लगा देते हैं, और जो बाकी बचा है पैसा उसको आप रॉ मटेरियल को परचेज करने में और सेल करने में लगाते हैं। ठीक है, जब रॉ मटेरियल को परचेज और सेल करने में लगाते हैं, क्या आप यहाँ 3 लाख रुपए ही लगाएंगे, नहीं, आप अपनी क्रेडिट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो क्रेडिट परचेज करने की क्षमता है, लोगों का आप पर विश्वास है, उस वजह से आप काफी बार यहाँ पर क्या करते हैं, उधार में यानी क्रेडिट में माल खरीदते हैं, जिससे आपके क्रेडिट पर माल खरीदने से क्रेडिटर बनते हैं, और माल उधार में बेचते भी हैं जिससे आपके डेटर बनते हैं, और बिल पेबल भी होता है, बिल रिसीवेबल भी होता है, स्टॉक भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
इस तरह से हमारी जो पूरी वर्किंग कैपिटल है, ये जो वर्किंग कैपिटल है हमारी किस में बट गई है, करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में बट गई है। इनको ठीक करने के लिए आप क्या करें, करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी लेस करेंगे तो आपके पास दोबारा से ही ये क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। यहां पर क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल में कैश पड़ा हुआ था वो आ जाएगा। इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज के इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं। याद रखिएगा, एक तरफ से आप अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे को, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली ये आसान हो जाता है करना। हम क्या करें यहाँ पर, हम अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो, याद रखिएगा किससे इंक्रीज हो, 2 सालों के बैलेंस, हमारे पास बैलेंस शीट जब हम बात करेंगे तो 2 सालों के बैलेंस हमें दिए गए होंगे। जब हमारे पास बैलेंस शीट दी गई होंगी तो कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, क्योंकि हम जब सारा ही केस किसके बारे में कर रहे हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में कर रहे हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर बाकी सब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज हैं अगर वो हमारी इंक्रीज हुई हैं किसके मुकाबले में, प्रीवियस ईयर के, यानी जो प्रीवियस ईयर है उसके बैलेंस के मुकाबले में, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर डिक्रीज होती है करंट लायबिलिटी, तो अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी में और हमारे पास ऐड होने में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐड, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लेस। उसी तरह उसका रिवर्स, वाइस वर्सा, हमारे पास जब एसेट इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इंक्रीज इन करंट एसेट, और जब डिक्रीज हो तो ऐड करेंगे डिक्रीज ऑफ, डिक्रीज इन कर सकते हैं, इन करंट एसेट। जो हमारे पास इस तरह से हमने वर्किंग कैपिटल जो है थी हमारी, उसमें जो चेंजेस हो रहे थे हमने उसको एडजस्ट कर दिया है। जो अब हमारे पास बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा, कैश कह सकते हैं, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। हमारे पास जो ये बैलेंस आया है वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अब तक हमने उसमें क्या नहीं किया, टैक्स लेस नहीं किया, तो अब हम लेस कर देते हैं क्या, टैक्स। कौन सा, प्रीवियस ईयर का। देखा जाए जो करंट ईयर का टैक्स है वो तो अभी हमें पे करना है, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो जो हमारे पास अब ये बैलेंसिंग फिगर बचेगी, लास्ट में बचेगी, उसको हम कहेंगे नेट कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बड़ा ही आसान सा था। निखिल, हाँ जी निखिल था, ये अनमोल जो है वो निखिल है। ओके ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा, वॉइस वगैरह सब क्लियर समझ आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, तो इसका जो बैलेंस, एक आपकी बुक, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो तो सेम टू सेम जो अभी हमने किया है, सभी को समझाया है उसके बारे में। एक कैश फ्लो जो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो उसका हमारे पास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सिर्फ मैंने ये पार्ट लिया है जिसका आज डिस्कशन करना था, जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो द बेस्ट है, अगर नहीं दे रखा तो हम नोट नंबर 1 में निकाल लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, ऐड कर देते हैं इसमें क्या, डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश नेचर का है,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ें। और जो हमने मोटलाइज किया है गुडविल को, पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, उनको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे तो उनको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ आ जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो भी हम उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी किस नेचर की है, नॉन कैश नेचर। लेस क्या करेंगे, सभी प्रकार के नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, या फिर जो गेन हुआ है सेल फिक्स एसेट पर, या फिर डिक्रीज हुई है हमारी प्रोविजन। अगर प्रोविजन इंक्रीज होती है तो हम ऐड करते हैं, डिक्रीज होती है तो हम लेस करते हैं। जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। इसमें हमने ऐड और लेस करना है। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जो आएगा वो क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। और हम टैक्स को क्या कर देंगे, टैक्स पेड नेट टैक्स रिफंडेड लेस करने के बाद जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन से वाला, नेट। इसको कुछ क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ा करें। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन को बिना पढ़े आपने कभी भी नहीं करना। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह। देखिए मैं बार बार, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बार बार मैं यहाँ पर पलट नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे आगे पीछे जाने में दोबारा दोबारा से प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। और मैं मानता हूँ ऐसा कि आपके पास बुक्स ज़रूर होंगी। क्वेश्चन नंबर भी दिया गया है, लिस्ट नंबर में 6 करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ कैलकुलेट करना है फॉर द फ्लोइंग बैलेंसेस, जिसमें हमारे पास 2 सालों के बैलेंस दिए गए हैं। हाँ, काफ़ी बार देखिए क्या होता है, करंट ईयर, हमारे पास ये करंट ईयर है, करंट ईयर है, और ये प्रीवियस ईयर है। काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या करता है, इन दोनों को पलट देता है, एक को आगे और एक को पीछे रख देता है। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, और क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा ही पढ़ना है। जैसे मैं हमेशा बोलता भी हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा ही पढ़ना ही है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, तो हम क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हमें यहाँ पर जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, हम पार्ट ए कर रहे हैं। इस पार्ट ए में क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले लेना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो द बेस्ट है, अगर नहीं दिया गया तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर देता है 1,00,000, तो हम इसको एज इट इज ले लेते हैं 1,00,000। इसमें अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट कर देते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें हम ऐड करेंगे। आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपके पास फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट पता है, तो हो ही नहीं सकता आपको क्वेश्चन आता हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको फॉर्मेट आता है तो। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या वो कुछ खर्चे दे रखे हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अरे अरे नहीं, हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी हमें जो दिया गया है, हमें कहाँ से दिया गया है, हमें पार्ट ही यहाँ से दिया गया है। कहाँ से, इनकम जो है हमारे पास, ये सारा करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ से दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने का नतीजा ये होता है। हमें सिर्फ ऐड लेस करना है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। यहाँ से हमने ये नहीं है हमारे पास, ये क्या है, वो टैक्स नहीं है। हमने ये ए पार्ट तो है, तो बट इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर 1,00,000। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या लेस करेंगे? इंक्रीज इन लाइबिलिटी को पकड़ो, पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ा करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉजिटिव ही रहना चाहिए, लाइफ में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो ऐड, डिक्रीज हो तो लेस, पॉजिटिव रिलेशन। और इसका उल्टा, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है? सबसे पहले डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं डेटर्स दिए गए। डेटर्स 2018 से कंपैरिजन कर रहे हैं 2019 में। पहले से क्या हुई है? डेटर्स, डेटर एसेट है, एसेट कम हो रहे हैं। लाइबिलिटी ये नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। एसेट डिक्रीज हो तो रिवर्स रिलेशन होता है, एसेट डिक्रीज हो तो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते थे आप ऐसे, इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है। ठीक है, अगर हमारे पास एसेट, जो करंट एसेट है, या आप ये भी याद रखिएगा, सभी एसेट नहीं, करंट एसेट, और किसको छोड़कर? कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर। ठीक है, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे पास फोर्थ डी पार्ट में आते हैं। तो हमारे पास जो करंट, जो डेटर्स है, करंट एसेट क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं किसको? डेटर्स को। कितने से हुई है? डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 20,000, तो 20,000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें कहता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़ी है तो लेस, क्या कर दें? बिल्स रिसीवेबल कितने से? हमारे पास यहाँ 3,000 से, तो 3,000 हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ऐड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऐड कर देंगे क्रेडिटर 5,000। उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस कर देंगे बिल्स पेबल। बिल्स, मैंने पहले क्या था हमारे पास? बिल्स रिसीवेबल था, अब बिल्स पेबल है। कितने से बिल्स पेबल हमारे पास यहाँ पर होंगे? बिल्स पेबल हो जाएंगे 2,000। ठीक है, 2,000 का डिफरेंस था। अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट या लायबिलिटी? एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी पहले से इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना? 500। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होती है, एसेट डिक्रीज हो तो ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने से? 200 से। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हो गया। अक्रूवल इनकम। अक्रूवल इनकम क्या होती है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, एसेट होती है। एसेट पहले से बढ़ रही है तो लेस करेंगे। यहाँ पर क्या है? अक्रूवल। हमारे पास अक्रूड इनकम है ये, तो डिफरेंस कितना था हमारे पास? यहाँ पर 100 था, सिर्फ 100। ठीक है, अब लास्ट में कहता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इनकम रिसीव हुई है। एडवांस इनकम आप देख रहे हैं यहाँ पर 2019 में जीरो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो मानेंगे इसको। और 2018 में 700 है, 700 है। तो एडवांस इनकम जो थी हमारी क्या थी? लायबिलिटी थी। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है पहले से, तो हम इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एडवांस इनकम, तो हम 700 इसको लेस कर देते हैं। तो हम इन सभी का टोटल करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, और इन सभी का टोटल करने के बाद यहाँ लिखते हैं, तो लिख देते हैं। तो ये जो टोटल है ये 25,700 है, और ये जो टोटल है 5,800 है। लेस करने वाली आइटम तो लेस कर देते हैं। तो जो बचेगा इन सभी वैल्यू को, यानी इसको ऐड करने के बाद और इसको लेस करने के बाद, इस आइटम में जो वैल्यू बचेगी 1,19,900 आ जाती है। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि टैक्स नहीं दिया गया तो इसी को हम कह देंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप ये समझ आया होगा, बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये समझ आने में प्रॉब्लम आ रही है, पहली बार आप कर रहे हैं, तो आप, हाँ जी, ऐड, क्या ऐड ऐड लिखा हुआ है?
मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं? ऐड, ओके, ओके, आंसर बता रहे हैं। थैंक यू। बट आपका आंसर काफ़ी लेट आ रहा है, ऐड कर रहे हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल हम ऐड ही करेंगे। हमने ऐड कर दिया है, सभी का आंसर सही है यहाँ पर। जो परनीत हांडा है, अनमोल यानी हमारे पास निखिल है, परनीत कौर है, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही। तो आगे देखते हैं, आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। देखिए मैं यहाँ इलिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, डी के गोयल बुक से करवा रहा हूँ। तो आप जब करेंगे तो आप कौन सी बुक से करेंगे? इसी बुक से करते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर कोई और बुक से भी करते हैं, जैसे टी.एस. गरेवाल बुक है, या फिर आप संदीप गर्ग की बुक लेते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक लेते हैं, कोई भी बुक लीजिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको मैटर नहीं है कि किस बुक से वो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन होना चाहिए। आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कहते हैं ना, गर्ल्स तो पहले से ही परफेक्ट होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हमें अकाउंट में परफेक्ट होने के लिए, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, सभी को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो हम करते हैं, अब आगे करते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिए थे, इससे हमारा थोड़ा टाइम है कंज्यूम कम होगा। हमारे पास 20 मिनट और हैं। हाँ, मैं 9 बजे तक ही ये क्लास लगाऊंगा। जब भी ये लाइव क्लास लगा करेगी, आपके पास 2 घंटे या 1 घंटे पहले आ जाया करेगा, मैं लाइव कर दिया करूँगा। नॉर्मली मेरा जो प्लान है वो डेली लगाने का है, बट हालात जो है वो डिपेंड करते हैं, और वो ज़रूरी काम ना हो तो डिपेंड करता है कि लाइव क्लास लगी। फिर भी हम देखिए क्वेश्चन नंबर, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मेड ए प्रॉफिट 5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फ्लोइंग आइटम, यानी सभी आइटम को कंसीडर करने के बाद। सभी आइटम को कंसीडर करने के बाद का मतलब, हमने सभी आइटम को, जो लेस होने वाली आइटम उनको लेस कर चुके हैं, और जो ऐड होने वाली आइटम थी वो ऐड भी हो चुकी है। हमारे पास एक तरह से नेट प्रॉफिट थी। अगर ये नेट प्रॉफिट दिया गया है तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर लें तो हमने यहाँ पर ए एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हमने ले लिया है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आई होप मेरी ये राइटिंग को आप समझ पाएंगे। वैसे राइटिंग, आईपैड जो है, मैं डिवाइस जो यूज़ कर रहा हूँ, इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये राइटिंग जो है थोड़ी सी लगा रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने वाले कौन कौन से आइटम है? देखिए, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करने वाली आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट ऐड करने वाली आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये भी ऐड करने वाली आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स पे जो प्रोविजन है ये भी हमारे पास, ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है कुछ नहीं बताया गया, तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पर इंक्रीज मानेंगे, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और गेन ऑन, ये लेस करने वाली आइटम। सारी आइटम बिल्कुल ही साफ तरीके से दी गई है। अगर फॉर्मेट आपको याद है तो बहुत ही आसान। तो देखिए हम यहाँ ऐड करने वाले आइटम को ऐड कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया था गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 5000 दिया गया था। और हमारे पास डेप्रिसिएशन हमें 50,000 दिया गया था। और उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट हमने मशीनरी पे सेल की थी, 20,000 हमें दिया गया था। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 दिया। ये ऐड होने वाली आइटम थी। लेस होने वाली सिर्फ एक ही आइटम थी हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ, जो हमारे पास एसेट्स, एसेट में लैंड दी गई थी क्वेश्चन में, तो हमारे पास वो जो था 7,500 था। ये लेस होने वाले। इन सभी को टोटल करके हम लिख देते हैं 85,000 हमारे पास इन सभी का टोटल आ जाता है। और ये जो है एज इट इज़ लिख देते हैं 7,500। जो बचेगा हमारे पास 5 लाख में हमने 85,000 ऐड कर देना है, और 7,500 यानी 7,500 लेस कर देना है।
तो 5,85,000 जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है, ये रहेगा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। हमने यहाँ पर ऐड करना है और लेस करना है। क्या ऐड लेस करना है? ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट है। अगर ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल पहले से, अब देखिए यहाँ याद रखिएगा 2019 और 2018, अब ऐसे नहीं जाना, हमने ऐसे देखना है। याद रखिएगा, अब हमने इधर से इधर देखना है, ना कि हमने इधर से इधर देखना है। अब हमने इधर से इधर देखना है। ठीक है, तो हमारे पास हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल यानी एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल यानी एसेट्स, एसेट पहले से बढ़ गई है तो लेस करेंगे। ठीक है, तो हमने लेस कर देना है कितना सर? 78,000 में से 52,000 लेस करें तो हमारे पास 26,000 आ जाता है। 26,000 को हमने लेस कर देना है क्या? ट्रेड रिसीवेबल 26,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास आगे है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ 1,000 का फर्क है, 1,000 का डिफरेंस आता है। उसके बाद हमारे पास है ट्रेड पेबल। क्वेश्चन में है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है पहले से, ट्रेड पेबल यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पहले से बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्या? ट्रेड पेबल। कितना? आप 51,000 में से 40,000 लेस करें तो 11,000 आता है। 11,000 यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, 11,000 हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आइटम है एक्सपेंसेस पेबल। लायबिलिटी है, लायबिलिटी पहले से क्या हो गई है? कम हो गई है, तो लेस कर देंगे। कितने से? 34,000 में से आप 20,000 लेस करें तो 14,000 है। तो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप लेस कर देंगे 14,000। इस तरह से हम आइटम्स को लिख देते हैं। 11,000 हमारे पास ऐड होगा और ये जो है टोटल 41,000 आता है। 41,000 लेस होगा, जो वैल्यू आएगी इनको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास 5,47,500 वैल्यू आती है। तो ये क्या होगा हमारे पास? यही हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास फॉर्मेट पता है हमें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन ना आते हों। अगर फॉर्मेट नहीं पता आपको तो प्रॉब्लम सारी खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में देखिए, मैं एट्थ क्वेश्चन खुद नहीं करवा रहा, बस आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ, ये आपने खुद करना कर पाए। और हो सके तो ये टाइम ही इस वजह से दिया गया है कि आप इन दिनों में जो विंटर चल रहा है, इस विंटर में आप जैसे ही यहाँ पर लाइव क्लास लगाने के बाद आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपने घर पर करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप बुक यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डीके गोयल बुक यूज़ कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 ही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जी नेट प्रॉफिट हमारे पास ब्लू स्काई लिमिटेड का दिया गया है। जी नेट प्रॉफिट है 4,89,000। डेप्रीशिएशन चार्ज करता है, दिया गया इनकम फ्रॉम द वाज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑन द सेल ऑफ लैंड। तो ये हमारे पास जो लैंड सेल करने से पहले की वैल्यू दे रखी है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, हमारे पास लॉस हुआ है इक्विपमेंट सेल करने पर, जो कि इक्विपमेंट क्या होते हैं? हमारी एसेट्स होते हैं। रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जो हमारे पास आपको याद होगा हमने डिस्काउंट के लिए बात की थी वो सारी। उसके बाद हमारे पास ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में दिया गया। हाँ, यहाँ पर एक आइटम जो है वो जरूर बताने वाली है, जो है कैश इन हैंड एट बैंक। ये हमारी, आप करंट एसेट में ना ले लेना गलती से, इसको हमने छोड़कर सारी करंट एसेट लायबिलिटी का देखना होता है। ये हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है।
हमने इसी के लिए हम सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसी को कंपेयर कर रहे हैं ओपनिंग से और क्लोजिंग से। तो आपने इस आइटम को नहीं लेना बस, ठीक है? और यहाँ पर एक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड है, जो किसी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर ओवरड्राफ्ट का क्या है? ओवरड्राफ्ट क्यों हमारे उसमें आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों आता है? देखिए बेटा क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है? सोचने की बात है। हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है वो कैश जो हमारे पास है, या फिर हम जल्दी से जल्दी किसी एसेट को बेचकर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी कह दिया। वो हमारे लिए क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट। बट ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट वो पैसा है जो हमने बैंक से उधार लिया है। तो वो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा ये बात, ये छोटी सी बात थी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले आप देखेंगे काफी साल पहले हमारे पास यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव बैलेंस में ले लेते थे, बट ऐसा नहीं है। अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट वो वैल्यू है जो हमारे पास कैश है और जिससे हम कैश रिसीव कर सकते हैं। ये तो हमने लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी में आएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, लाइव क्लास अच्छी लगी होगी। तो जैसे कि मैं बोलता ही हूँ, और फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में, किसी और लाइव वीडियो में या फिर किसी रिकॉर्डेड वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।